तो इसमें धारा I प्रवाहित होती है परिपथ में। फिर जब ये धारा बिंदु ए पर, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। दोस्तों यह टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। दोस्तों यह टॉपिक अक्सर बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है और दोस्तों आप जानते हैं 2 से 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें। चलिए आते हैं प्रश्नों पर। व्हीटस्टोन सेतु का वर्णन या सूत्र का निगमन। दोस्तों यह परिपथ होता है व्हीटस्टोन सेतु का। इसका उपयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, इसे सर्वप्रथम सिद्ध किसने किया था? इंग्लैंड के वैज्ञानिक C.F. व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को, एक सेल तथा एक धारामापी का उपयोग कर एक युक्ति परिपथ बनाई। इसे ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? तो 4 प्रतिरोध, एक सेल तथा एक धारामापी का उपयोग कर एक युक्ति परिपथ बनाया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। यह 1942 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक C.F. व्हीटस्टोन ने यह प्रयोग किया था। इस विशेष परिपथ युक्ति का उपयोग करके किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात किया जाता है। इसमें 4 प्रतिरोध दिए होते हैं P, Q, R, S। इनमें से 3 दिए रहते हैं और एक प्रतिरोध का मान हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसकी संरचना को समझते हैं पहले। इस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल या सेल लगा होता है E और एक कुंजी और 4 प्रतिरोध P, Q, R, S। इन्हें ये P और Q को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और R तथा S को श्रेणी क्रम में, तथा इन्हें आपस में समांतर क्रम में P, Q और R, S को फिर आपस में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें जब हम कुंजी K1 को बंद करते हैं तो इसमें धारा I प्रवाहित होती है परिपथ में। फिर जब ये धारा बिंदु A पर आती है और यहाँ से 2 भागों में I1 में विभाजित होती है, तो प्रतिरोध R के सापेक्ष I1 धारा प्रवाहित होती है। फिर प्रतिरोध S के सापेक्ष I2 धारा यहाँ से विभाजित हो जाती है और फिर बिंदु B से आते हुए प्रतिरोध Q के सापेक्ष I1 धारा यहाँ पर आती है और यहाँ पर धारामापी G लगा होता है और एक कुंजी K2 यहाँ पर लगाई जाती है। फिर I2 धारा बिंदु D से प्रतिरोध R के सापेक्ष इस परिपथ पर I2 धारा प्रवाहित होती है और यहाँ से धारा I हो जाती है। तो इसे संरचना कैसे लिखेंगे? चित्रानुसार इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S जुड़े होते हैं, यानी 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं P, Q, R, S यानी इस चित्र में, जिसमें P तथा Q आपस में श्रेणी क्रम में, यानी P तथा Q आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। फिर इन्हें P, Q तथा R, S को आपस में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, यानी P, Q श्रेणी क्रम में और इधर S और R श्रेणी क्रम में, और फिर इन्हें आपस में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। बिंदु B व D के मध्य, यानी बिंदु B और D के मध्य एक धारामापी लगा होता है। बिंदु B और D के मध्य एक धारामापी G लगा होता है तथा बिंदु A व C के मध्य एक सेल बैटरी जुड़ी होती है, यानी ये A बिंदु और C बिंदु के मध्य ये सेल E बैटरी, ये बैटरी लगी होती है। तो संरचना इस प्रकार से लिखेंगे और निगमन देखते हैं इसका। इसमें किरचॉफ का बंद पास का नियम लगाएंगे। तो पास ABDA में, यानी कि ये जो यहाँ पर ये पास पहला बन रहा है ABDA में
I1P माइनस I2S बराबर 0। ये कैसे आया? तो इसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम से धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। तो I1 और P का गुणनफल यानी I1P होगा, और ये धारा इधर से B की ओर प्रवाहित हो रही है और यहाँ से वापस D पर आएंगे और फिर इधर को जाएंगे, तो ये विपरीत पड़ रहा है। तो I2S को हम ऋणात्मक लेंगे। तो I1P और माइनस I2S बराबर 0 के। फिर I1P और ये I2S को हम बराबर में लेंगे, तो इसे एक पहला समीकरण मान लेंगे, यानी I1P बराबर I2S पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार बंद पास CBD में, यानी ये पास जो है इसी प्रकार से इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो इसमें I1 धारा के सापेक्ष प्रतिरोध Q का गुणनफल I1Q होगा, और ये धारा इधर से इधर जा रही है और ये इधर से इधर, तो यानी विपरीत पड़ रहा है यहाँ पर। तो I2R लेंगे, तो ये विपरीत है तो इसे ऋणात्मक लेंगे। तो I1Q माइनस I2R और फिर I1Q बराबर I2R, ये ऋणात्मक बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मानेंगे। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर इस समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग दे देंगे। तो I1P अपान I1Q बराबर I2S बटे I2R। तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा तो P बटा Q बचेगा, और इसी तरह यहाँ पर I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा तो S अपान R बचेगा। तो P अपान Q और S अपान R इक्वल में बचेंगे। यही होता है कि व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा।